स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास की सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर हम लेंगे। पहले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, और हमने डिराइव किया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब जो हमारे को सर्कुलर मोशन में रह जाता है वो बेसिकली है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। देखो बेटा, हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हम दो सिचुएशंस में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन सिचुएशन आपके पास ये होगी कि आपके पास जो बॉडी दी हुई है वो एक्चुअली सर्कल में चल रही होगी। मतलब हमारे पास एक बॉडी यहां पे है और ये एक सर्कल को ट्रेस कर रही है, मतलब इसके पास सर्कुलर मोशन है, ये सर्कल को ट्रेस कर रही है, ठीक है ना। हमारे पास एक बॉडी है, ये एक्चुअली सर्कल को ट्रेस कर रही है और आप इस बॉडी को सेंटर में बैठकर देख रहे हो। आप एज्यूम करो दैट अगर आप सर्कल के सेंटर में बैठे हो और आप इस बॉडी को देख रहे हो तो आपको लगेगा दैट ये बॉडी बेसिकली सर्कल बना रही है, कुछ ऐसे। तो आप इस बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल आपको लगा दैट ये बॉडी एक सर्कल बना रही है, इस बॉडी के पास सर्कुलर मोशन है, तो हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास और एक बॉडी है, ये खुद तो सर्कल में नहीं चल रही है, ये बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन में है, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन में चल रही है फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक। लेकिन आप जो है आप इसको यहां पे देख रहे हो, इस पॉइंट पे आप इसको देख रहे हो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास ये मार्कर है, तो मैं इस मार्कर को चलाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको स्ट्रेट लाइन में चलाऊंगा और आप देखोगे जब मैं इस मार्कर को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरा जो फेस है ये एक आर्क को सबटेंड करेगा। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मार्कर है, तो ये मैंने इनिशियल पॉइंट पे नजर रखी, अब ये मार्कर जा रहा है तो मेरा जो फेस है वो भी घूम रहा है। देखो ये ऐसे, मतलब मेरे फेस की मोशन कुछ ऐसे होगी, दिस वे, और आप देखोगे दैट आई एम सबटेंडिंग एन आर्क, मैं एक आर्क सबटेंड कर रहा हूं। और मैं एज्यूम करूंगा जब मैं इस बॉडी को देख रहा हूं, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे है, अगर आपने इसको यहां पे ऑब्जर्व किया है तो आपको लगेगा दैट इस बॉडी के पास स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, बल्कि ये बॉडी जो है ये तो सर्कल में जैसे घूम रही है, या ये तो जैसे एक आर्क सबटेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वर आपने कहां पे रखा है, ये ऑब्जर्वर डिफाइन करेगा कि इसको इस बॉडी की मोशन जो है ये सर्कुलर दिख रही है कि ये ट्रांसलेशनल दिख रही है। देखो दोनों चीजें डिफाइन होगी। अगर ऑब्जर्वर इसको यहां पे देख रहा है तब इसको लगेगा दैट ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन जब ये ऑब्जर्वर इसको यहां देखेगा तो इसको लगेगा दैट ये एक सर्कुलर मोशन ट्रेस कर रही है। तो कहने का मतलब ये है दैट जब आपके पास बॉडी मूवमेंट दिखाती है तब ये जरूरी नहीं होता कि आप एंगुलर वेलोसिटी उसी बॉडी की डिफाइन करोगे जो एक सर्कल में घूम रही है। नो, नॉट नेसेसरी। आप उस बॉडी के साथ भी एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हो जो सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है, जो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, क्योंकि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस बॉडी को, तो आपको लगेगा कि उस बॉडी के पास एक आर्क या सर्कुलर मोशन सबटेंड हो रही है। इसलिए यहां पे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करना और यहां पे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करना एक एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, पहले हम ये केस लेंगे जब हमारे पास बॉडी है लेकिन ये बॉडी सर्कल बना रही है, मतलब ये प्योर सर्कुलर मोशन में है, ये बॉडी प्योर सर्कुलर मोशन में है। तब देखो इसमें और इसमें पहले डिफरेंस क्या होगी। पहली डिफरेंस इसमें और इस मोशन में ये होगी दैट अगर ऑब्जर्वर सर्कल के सेंटर में बैठा है और ये पार्टिकल बिल्कुल एक्चुअल सर्कल बना रहा है, तब एक चीज इंपॉर्टेंट होगी,
ऑब्जर्वर चाहे पार्टिकल को यहां देखे, इस पोजीशन पे देखे, इस पोजीशन पे देखे या इस पोजीशन पे देखे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द बॉडी हमेशा सेम होगी। आप देखो ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है, तो ये भी r होगी, ये भी r होगी और ये भी r होगी, जिसको आप रेडियस ऑफ सर्कल नाम देते हो। लेकिन यहां पे ये ट्रू नहीं है। जब ऑब्जर्वर बॉडी को यहां देख रहा है तो ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल r1 है, लेकिन जब इसको यहां देखेगा तो ये डिस्टेंस चेंज होगी, ये r2 है। तो पहली डिफरेंस, अगर बॉडी के पास प्योर सर्कुलर मोशन है, मतलब अगर बॉडी एक्चुअली सर्कल में चल रही है, तब ऑब्जर्वर के बीच में, जो ऑब्जर्वर सेंटर में रखा गया है, ऑब्जर्वर के बीच में जो इस बॉडी को देख रहा है और उस बॉडी के बीच में हमेशा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम रहेगी। तो ये r हमेशा सेम होगा, पहला कॉन्सेप्ट। सो r विल बी कांस्टेंट। लेकिन अगर ऑब्जर्वर बॉडी को देख रहा है और ऑब्जर्वर को लग रहा है कि इसके पास सर्कुलर मोशन है, लेकिन उसके पास प्योर सर्कुलर मोशन नहीं है, तब ये r डिफरेंट होगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद होगा, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर एक बॉडी आर्क में चल रही है या सर्कल में चल रही है, तब अगर आपको पूछा जाए कि यहां पे बॉडी की वेलोसिटी कहां से है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पता है वो यहां से होगी, बॉडी की लीनियर वेलोसिटी यहां पे बोलिए, यहां पे बोलिए, यहां पे डायरेक्शन बोलिए, यहां पे डायरेक्शन बोलिए, तब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा ड्रॉ की जाती है टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द आर्क। आर्क पे या सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको दिखेगा दैट डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी होगी। यहां पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर से होगी, यहां पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर से होगी, यहां पे इधर से होगी, तो यहां पे इधर से होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप ऑब्जर्व कर पाओगे, एक इंपॉर्टेंट चीज आप इस वाली मोशन में ऑब्जर्व कर पाओगे। कौन सी वाली मोशन में? जब पार्टिकल रियलिटी में सर्कल में चल रहा होगा, तो आप एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ऑब्जर्व कर पाओगे। क्या चीज? कि लीनियर वेलोसिटी के बीच में और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। आप कहीं पे भी ड्रॉ करो, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा कितने डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है। तो वेलोसिटी के बीच में और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल, यहां पे भी 90, यहां पे भी 90, हर किसी पॉइंट पे जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। किस चीज के बीच में? वेलोसिटी के बीच में और रेडियस के बीच में। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल के पास प्योर सर्कुलर मोशन होगी, मींस जब भी पार्टिकल एक्चुअली में सर्कल बना रहा होगा, एक्चुअली में सर्कुलर मोशन होगी उसके पास, तब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा सेम होगी। और दूसरा, जो लीनियर वेलोसिटी के बीच में और रेडियस के बीच में एंगल होगा वो हमेशा 90 के बराबर होगा। लेकिन यहां पे वो 90 के बराबर नहीं होगा। एक तो रेडियस या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिफरेंट होगी ऑब्जर्वर और पॉइंट के बीच में, और ऑब्वियसली एंगल भी डिफरेंट होगा। देखो बेटा, यहां पे वेलोसिटी ऐसे बॉडी की है, बॉडी ऐसे चल रही है A to B, तो स्ट्रेट लाइन में वहीं से वेलोसिटी होगी जहां से बॉडी चल रही है। यहां पे सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द आर्क और टेंजेंट टू द सर्कल होती है, ठीक है ना। तो यहां पे बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो चाहे आप यहां पे वेलोसिटी को डिफाइन करो, यहां पे डिफाइन करो या यहां पे डिफाइन करो, वो ऐसे ही होगी, लेकिन यहां पे अलग अलग होगी। तो अगर आप यहां पे देखोगे, जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देख रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बीच में और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल तो है, लेकिन यहां पे इनके बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है कि नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। दैट जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तो आपके पास दो टाइप की सिचुएशंस आएगी। नंबर 1 सिचुएशन वो होगी जिसमें बॉडी या पार्टिकल एक्चुअली में सर्कल बना रहा होगा या आर्क बना रहा होगा, और ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर को बिल्कुल दिखेगा कि ये तो सर्कल बना रहा है, सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन ये होगी कि बॉडी सर्कल एक्चुअली में नहीं बना रही है, मतलब बॉडी के पास एक्चुअल में सर्कुलर मोशन नहीं है, लेकिन जो इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है उसको लगता है दैट ये बॉडी जो है ये शायद सर्कल में चल रही है, क्योंकि उसका फेस उसी तरह से मूव होता है। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी आएगी तो हमें ऐसे घूमना पड़ेगा दिस वे, तो हम आर्क बना रहे हैं।
यहां से यहां की तरफ जाएगी तो हमें ऐसे घूमना पड़ेगा, यहां से यहां की तरफ जाएगी तो हमें ऐसे घूमना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि जो हमारे सामने बॉडी है इसके पास सर्कुलर मोशन है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। और इन दो सिचुएशंस में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अलग अलग है। इस बॉडी में ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच में हमेशा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम रहेगी, लेकिन इसमें अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगी। ठीक है कि नहीं? इस बॉडी में हमेशा वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाएगी, लेकिन इसमें हमेशा 90 डिग्री एंगल सबटेंड नहीं होगा। अब सवाल है कि यहां पे कैसे हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे और यहां पे कैसे हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, ये पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन पे जाएंगे। देखो हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमने पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ये है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद रहे v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारे पास रिलेशन है। ये हमने कब पढ़ी? जब हमने बॉडी को एक्चुअल सर्कल में चलाया था। जब हमने बॉडी को एक्चुअल सर्कल में चलाया था, फिर हमने यहां पे एंगल सबटेंड किया था थीटा या डी थीटा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करके हमें मिला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखो अगर हम यहां पे है, यहां पे अगर हम यहां पे है तब हमें पता है कि v जो है वो हमेशा r के परपेंडिकुलर रहता है। तो हम यहां पे v को नाम देंगे v परपेंडिकुलर इज बेसिकली इक्वल टू आर ओमेगा। तो एक्चुअल रिलेशन ये होगी। प्योर सर्कुलर मोशन में एक्चुअल रिलेशन ये होगी दैट v के बदले में v परपेंडिकुलर लिखूंगा बिकॉज इस v के बीच में और r के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बना रहेगा। और हम लिखेंगे दैट v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। तो ये हमारे पास एक्चुअल रिलेशन होगी, जिस एक्चुअल रिलेशन से हम ओमेगा को डिफाइन करेंगे। अब सवाल है सर ये कहां पे यूज होगी? क्या ये यहां पे भी यूज करनी होगी? अगर यूज करनी होगी तो कैसे यूज करनी होगी? देखो बेटा, तो जब भी आप एंगुलर एक्सेलरेशन को डिराइव करोगे, जब भी आप एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहोगे, तो हमेशा आपको लिखना पड़ेगा ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, यानी कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का डिवाइड बाय रेडियस। अब सवाल है कि अगर हम यहां पे निकालेंगे, इधर निकालेंगे, इधर तो ये सिंपली यूज होगा क्योंकि यहां पे हमेशा v r के परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको सवाल दिया जाता है कुछ ऐसे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एक बॉडी सर्कल में चल रही है, सपोज एक बॉडी सर्कल में चल रही है कुछ ऐसे, और इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल इसकी रेडियस जो है वो आई सपोज वो 1 मीटर के बराबर है। और आपको कहा गया दैट यहां पे हमें बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पे बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पे बताओ और यहां पे बताओ। तब हम जानते हैं दैट हर किसी पॉइंट पे जो भी आप वेलोसिटी ड्रॉ करोगे वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो हर किसी पॉइंट पे v परपेंडिकुलर को ही डिफाइन करेगा। मतलब हमें जो वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड बेसिकली किसका वैल्यू दिया हुआ है? v परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है। इसलिए हम जब यहां पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी v परपेंडिकुलर का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगा, डिवाइड बाय रेडियस का वैल्यू 1 हो गया, तो इसका होगा 10 यूनिट्स एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे तो आसान है कि आपको वेलोसिटी दी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू दी होगी, आपको रेडियस दिया होगा, आप इजीली ओमेगा निकाल सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि यहां पे हम कैसे निकालें। देखो यहां पे दो पॉइंट्स पे हमें पूछा गया व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी है और बी पॉइंट पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी है। ये पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट है। आप देखो क्यों। आई सपोज दैट यहां पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2। आप समझना यहां पे क्या करना है। ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, ये r1 है। अगर मुझे a पॉइंट पे ओमेगा निकालना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा
v परपेंडिकुलर बाय r, यहां पे v ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, v इज परपेंडिकुलर टू r, यहां पे मैं सीधे निकाल सकता हूं इट इज 10 बाय r यूनिट्स, है कि नहीं? यहां हम सीधे निकाल सकते हैं दैट इट इज 10 बाय r यूनिट्स। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन अगर आप इधर जाओगे वहां पे भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही है, 10 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन वहां पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r2 नहीं है। यही बेसिक पॉइंट था कि यहां पे हम कैसे निकालेंगे व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखो यहां पे तो आसान है, यहां पे हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r है। तो यहां कभी भी हम ओमेगा निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, परपेंडिकुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस, वो हमें आंसर देगा। लेकिन जब हम इधर जाते हैं, यहां पे जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं, हर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r नहीं है। तो हम इस रिलेशन को डायरेक्टली यहां पे यूज तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिलेशन यहां पे तब यूज होती जब वेलोसिटी के बीच में और r2 के बीच में 90 डिग्री एंगल होता, लेकिन वो है नहीं। अब हमने कहा कि अब हम कैसे करेंगे इसको, हाउ कैन वी सॉल्व। तो हम यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो इस r2 के परपेंडिकुलर होगा। इस वेलोसिटी का हम वो कंपोनेंट लेंगे बेटा जो r2 के परपेंडिकुलर होगा। लाइक अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इसको सो दैट आपको ये समझ आए कि ये दो सिचुएशंस अलग अलग सिचुएशंस है और इनको हम कैसे डील करेंगे, तो उसके बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन पे जाएंगे। तो मेरे पास कॉन्सेप्ट ये है दैट आपको जो प्रॉब्लम दी हुई है वो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक बॉडी तो है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये ए से बी की तरफ जा रही है, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व इधर कर रहे हो, ये r1 डिस्टेंस पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। इस बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हर किसी जगह पर है, ए से लेके बी तक, ठीक है ना। तो आपने इसको यहां ऑब्जर्व किया और ये इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा। हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है, सपोज ये हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है, ये फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ है। तो मैंने कहा कि ए पॉइंट पे तो वेलोसिटी ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू r है, तो यहां पे सीधे लिखा जाएगा ओमेगा एट ए, जो इस पॉइंट ए पे एंगुलर वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 होगा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r1 होगी। लेकिन जब आप बी पॉइंट पे जाते हो तो बी पॉइंट पे कितना होगा, क्योंकि बी पॉइंट पे इस 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ने इसके साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बनाया है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस बी को थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, ये बी वेक्टर है तो हमने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है बेटा, हमने इस बी को प्रोड्यूस किया कुछ ऐसे, वी को प्रोड्यूस किया, हम इस वी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने वाले हैं, हम इसके दो कंपोनेंट्स निकालने वाले हैं, इसके हम दो कंपोनेंट्स निकालने वाले हैं। एक कंपोनेंट वो होगा जो परपेंडिकुलर टू r2 हम लेंगे और दूसरा कंपोनेंट देखते हैं कैसे होगा। तो एक कंपोनेंट ये होगा, देखो ये एक कंपोनेंट होगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर टू r2, चलो ऐसे लेंगे। ये एक कंपोनेंट होगा, ये वेलोसिटी इधर से है, आप इसको ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हो, चलो ऐसे करेंगे, वैसे आपको समझ आएगा। ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो अगर ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के हमें दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। एक कंपोनेंट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो इसके परपेंडिकुलर रहे, देखो ये मैंने इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट ड्रॉ किया है। ये दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा फिर, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट हम जानते हैं वो पहले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा, ये मेरी वो वेलोसिटी है
ये उस वेलोसिटी की डायरेक्शन है जो ए से बी की तरफ बॉडी जा रही थी, उसकी वेलोसिटी ये है, कुछ ऐसे। अब मैंने कहा कि अगर मुझे पॉइंट बी पे क्या निकालनी होगी, शाबाश, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी पॉइंट बी पे, तब इस पॉइंट बी पे एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए v का, क्योंकि v खुद तो परपेंडिकुलर नहीं था इस पे, इसलिए हमने इस v को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, हमने इसकी रेजोल्यूशन की। एक कंपोनेंट हमने इधर से डाला, हमने इधर से नहीं डाला, हमने एक कंपोनेंट इधर से डाला। क्यों? हमें ये कंपोनेंट चाहिए। कौन सा कंपोनेंट? विच इज परपेंडिकुलर टू R2, जो R2 के परपेंडिकुलर हो, वो मैंने खुद डाला। दूसरा कंपोनेंट रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन का रूल होता है, वैसे डालना होता है कि वो पहले कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। तो ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट जरूरी फिर इधर से होना चाहिए, क्योंकि तभी ये दोनों आपस में कितने डिग्री एंगल बना सकते हैं? 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं। तो इसलिए यहां पे जब आपको एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करनी होगी तो आपको कैसे डिफाइन करनी होगी? यहां पे वो v/r2 के बराबर नहीं होगा, यहां पे वो 10/r2 के बराबर नहीं होगा, यहां पे वो किसके बराबर होगा? 10 का पहला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट डिवाइडेड बाय R2। ये कंपोनेंट तो इजीली फिर सॉल्व आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको एंगल दिया होगा कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो आप आराम से कर सकते हो। सपोज अगर ये एंगल आपको दिया गया है सपोज 37 डिग्री, तब ये 53 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है, क्योंकि सम टोटल कितना होना चाहिए? 180। 37 और 53 90 हो गया, ये 90 और 90 180 डिग्री हो गया। तो अगर ये 53 डिग्रीज है, अगर ये 53 डिग्रीज है तो ये भी 53 डिग्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। हाँ, ये 53 है तो ये भी 53 होगा, ठीक है ना। और ये कितना होगा? ये 37 होगा। क्यों 37 होगा? क्योंकि ये टोटल 90 है, 53 काटा तो इधर 37 रहेगा। आप जरा देखो फिर से मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर ये 37 डिग्रीज है, ये एंगल फॉर एग्जांपल 37 डिग्रीज दिया गया है, ठीक है ना, तब ये 90 है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये मैंने पहले ही डिफाइन किया कि ये 90 है। अगर ये 90 है, ये 37 है, तो ये 53 डिग्रीज होगा, ठीक है ना। तो अगर ये 53 डिग्रीज है तो ये वाला भी 53 डिग्रीज होगा। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है ना। तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये 53 है तो ये भी 37 डिग्रीज होगा। अब आपकी मर्जी है, आप 53 पे सॉल्व करना चाहोगे, आप 37 पे सॉल्व करना चाहोगे, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास दोनों एंगल्स डिफाइनेड है। तो यहां पे एक एंगल हम ले लेंगे, चलो ये वाला एंगल ले लेंगे 53 डिग्री, चलो ठीक है। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट फिर होगा? यहां पे वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड थी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, उसके साथ कॉस होता है, कॉस 53 डिग्री। यहां से इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा 10 साइन ऑफ 53 डिग्री, कुछ ऐसा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी, वो कितनी होगी? एंगुलर वेलोसिटी एट कितनी होगी? वो होगी इसका ये वाला कंपोनेंट 10 साइन 53 डिग्रीज डिवाइडेड बाय r। तो बस इतना ही मुझे समझाना था। अगर आपको ये समझ आ गया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका फिर से देता हूं, उसके बाद मैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे जाऊंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे उनको शायद ये समझ ना आया होगा, हाँ, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स बहुत वीक होता है। सी मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर आपके पास बॉडी सर्कल में चल रही है तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें परेशानी क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वेलोसिटी और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ये वेलोसिटी यहां से ड्रॉ किया, ये रेडियस यहां से है, तो ये वेलोसिटी और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो अगर ये वेलोसिटी और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तब इसका मतलब ये है कि हम हर किसी पॉइंट पे v परपेंडिकुलर बाय r आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, हर किसी जगह पे। और हर किसी जगह पे इस v परपेंडिकुलर का r का वैल्यू सेम होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हर किसी पॉइंट पे सेम होगी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। कब? अगर ये वेलोसिटी सेम होगी, मतलब यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है बॉडी, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है बॉडी, यहां पे भी चल रहा है तो यहां पे भी चल रहा है। इसका मतलब
10 मीटर पर सेकंड हर किसी जगह पे सेम है और आर भी सेम है, तो इसका मतलब v परपेंडिकुलर बाय आर हर जगह पे सेम होगा और ओमेगा हर किसी पॉइंट पे सेम होगा। कब? जब बॉडी एक्चुअली में एक सर्कल बना रही होगी। लेकिन अगर आपको इन सिचुएशंस में एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है, इस सिचुएशन में आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी, तो इस सिचुएशन में एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या दिया गया था? देखो, हमें कुछ ऐसे दिया गया था। मैं थोड़ा सा इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको ये समझ आए कि मैंने क्या किया यहां पे। मैंने कहा दैट फॉर एग्जांपल, हमें जिसको ये समझ आया तो वो इसको फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकता है, जिसको नहीं समझ आया तो वो फिर से एक बार देख सकता है। तो मैंने कहा दैट ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है। मुझे कहा गया विद रेस्पेक्ट टू o यहां पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी और यहां पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशन मेरे पास क्या है? मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। ये मेरे पास रिलेशन है v परपेंडिकुलर बाय r। तो अगर मैं इस v परपेंडिकुलर बाय r को डिफाइन करना चाहता हूं, यहां पे ऑलरेडी v परपेंडिकुलर टू r है, तो ओमेगा a जो है एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ए सीधे मैं 10 डिवाइड बाय r1 लिखूंगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, 10 डिवाइड बाय r1। लेकिन यहां पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जो है वो खुद 90 डिग्री एंगल यहां पे नहीं बना रही है। तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हमें पहले इस गिवन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना होगा जो कंपोनेंट इस r2 के परपेंडिकुलर रहेगा। जरा देखेंगे कैसे। तो ये मैंने कहा कि ये मेरे पास वेलोसिटी है, इसको मैंने ड्रॉ किया, मैं वेलोसिटी को ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। मैं वेक्टर को यहां रख सकता हूं, यहां ड्रॉ कर सकता हूं, यहां ड्रॉ कर सकता हूं, आपने पढ़ा होगा। अब मैं इसके दो कंपोनेंट्स निकालने वाला हूं। एक कंपोनेंट जो मुझे चाहिए, मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए? कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू r2, तो मैं वो पहले ड्रॉ करूंगा। ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू r2, ये हो गया कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू r2, ये मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट r2 का डाला, ये 90 डिग्री एंगल इधर बनाएगा। दूसरा कंपोनेंट मुझे ऐसे डालना होता है कि वो इस पहले कंपोनेंट के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैंने वो कंपोनेंट भी ड्रॉ किया, ये मैंने वो कंपोनेंट ड्रॉ किया, ये सेकंड कंपोनेंट है। अब ये v के जो कंपोनेंट्स हैं, इनमें एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। वो डिफाइन किससे होगा? एंगल से डिफाइन होगा। हमने कहा फॉर एग्जांपल यहां पे जो एंगल बना वो 37 डिग्री है, सपोज ये 37 है, ये कितना होगा? अच्छा 37 नहीं, कुछ और, चलो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्रीज एंगल है। तो ये 45 डिग्रीज है, ये 90 है, तो ये भी 45 डिग्रीज होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 45 प्लस 45 90 हो गया, 90 प्लस 90 हो गया 180। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है कि नहीं? जस्ट अ सेकंड, ये ऐसे इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ऐसे, हाँ। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अगर ये 45 है तो यहां से 10 cos 45 होगा, ये cos होगा और ये sin होगा। जहां से एंगल डिफाइंड होता है वहां से cos डिफाइन होगा और ये 10 sin 45 होगा। हमें कौन सा लेना है? जो परपेंडिकुलर होगा। ये कंपोनेंट तो पैरेलल टू r2 है, लेकिन ये वाला परपेंडिकुलर है, तो हमें ओमेगा b जो है वो लिखना पड़ेगा दैट इट्स इक्वल टू 10 sin 45, 10 sin 45 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय r2। तो ये हमें देगा एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट b। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होंगे दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट हम उन्हीं बॉडीज की एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे जो बॉडीज एक्चुअली सर्कल में चल रही होगी। हम उन बॉडीज की एंगुलर वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें उन बॉडीज की एंगुलर वेलोसिटी भी पूछी जाती है जो खुद तो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर को लगता है कि इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास याद होना चाहिए कि उन बॉडीज की एंगुलर वेलोसिटी जो बॉडीज खुद स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर को लगता है दैट उनके पास कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। उनकी एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए आपको पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करना होगा और उसके बाद v परपेंडिकुलर में r की रिलेशन यूज करनी होगी। अब मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? लेट्स सी व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी मिली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिली और हम एंगुलर एक्सेलरेशन अब डिफाइन करेंगे। जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होती है
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी इट इज द रेट ऑफ, ये होगी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से, अल्फा एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है और लिखा जाता है एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्सप्रेस्ड एज अल्फा, सो एक्सप्रेस्ड एज अल्फा इज इक्वल डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी और अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट्स हमें पता है, सो यूनिट्स ऑफ अल्फा क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ अल्फा आर, इसका रेडियन पर सेकंड होगा, डिवाइड में और एक सेकंड होगा, तो ये बनेगा रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइड बाय और एक सेकंड, तो बनेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो ये बनेगा रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड और डिवाइड में और एक सेकंड, ठीक है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 सेकंड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा रेडियन पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 1/सेकंड। ये सेकंड बाय 1 था, इसको हमने मल्टीप्लाई करके 1/सेकंड बनाया, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सो इट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स होंगे, किसके? एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट्स होंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसके डायमेंशंस क्या होंगे? रेडियन की कुछ भी नहीं, ये एंगल है, तो सेकंड स्क्वायर के t रेज़ पावर -2 होंगे जब ये ऊपर चढ़ेगा। तो डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस होंगे, डायमेंशंस ऑफ अल्फा जो है वो होंगे m रेज़ पावर 0, l रेज़ पावर 0, t ऊपर जाएगा तो t रेज़ पावर -2, ये इसके डायमेंशंस होंगे। इसी तरह से उसके बाद हम क्या डिफाइन करते हैं? रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बहुत आसान है क्योंकि आपने वो वाला पढ़ा है, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अच्छा, what is the relation between linear acceleration and angular acceleration? हम एक चीज जानते हैं that relation between linear acceleration and angular acceleration हम जानते हैं as v जो है v is equal to r ओमेगा के बराबर होता है। हम डिफरेंशिएट करेंगे यहां से और यहां से, ये बनेगा dv by dt, हम यहां से d by dt देंगे, यहां से भी d by dt मिलेगा r टाइम्स ओमेगा, ठीक है। तो बॉडी सर्कल में चलती है, हम ये वाली सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज यही सर्कुलर मोशन है। बॉडी सर्कल में चलते तो r कांस्टेंट होगा, तो r टाइम के साथ साथ वैरी नहीं होगा, तो इस r को बाहर निकालेंगे, इंप्लाइज dv by dt इज इक्वल टू r को बाहर निकाला d ओमेगा बाई dt। ये आपको पता होगा। व्हाट इज v? लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, जो आपके पास एक्सेलरेशन पड़ी हुई है वन डायमेंशनल मोशन में, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, इंप्लाइज a इज इक्वल टू r टाइम्स d ओमेगा बाई dt। हम अभी दिखा रहे थे अल्फा, तो सेम रिलेशंस होगी, लगभग जैसे उनकी रिलेशंस है वैसे इसकी भी रिलेशन है। देखो मैं आपको याद दिलाऊंगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन ये है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशन ये है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की रिलेशन r टाइम्स अल्फा है। याद रहे, a इज इक्वल टू r टाइम्स अल्फा, v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा एंड x इज इक्वल टू r टाइम्स थीटा। ये मेरे पास तीन रिलेशंस है जो हमने डिस्कस की, व्हाट्स कॉल्ड इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है जो मैं डिफाइन करना चाहूंगा। अगर आप बुक्स देखोगे, बुक्स में आपको एक वेक्टर रिलेशन दी होगी, वेक्टर रिलेशन से रिप्रेजेंट की होगी, किस के बीच में? v के बीच में और r ओमेगा के बीच में, अल्फा के बीच में और r अल्फा के बीच, a के बीच में और r अल्फा के बीच में, इसी तरह से r और x और r थीटा के बीच में। देखो क्यों? आप देखो v इज इक्वल टू r ओमेगा हम डिस्कस करेंगे। v कौन सी क्वांटिटी है? v तो वेक्टर क्वांटिटी है,
है कि नहीं? v वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस रिलेशन को मैं ऐसे ही डिस्कस करूं तब इस v की डायरेक्शन और r की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर आपने वेक्टर पढ़े होंगे a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b का क्या मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ a और डायरेक्शन ऑफ b सेम होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो v की डायरेक्शन कहां से होती है और ओमेगा की डायरेक्शन कहां से होती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, ये v की डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है, और ये ओमेगा की डायरेक्शन है, वो या तो आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन सही नहीं है, ये वेक्टर रिलेशन नहीं है, ये वेक्टरली ये रिलेशन सही नहीं है। क्यों? अगर v और ओमेगा की डायरेक्शन सेम होती, v यहां से है, ओमेगा भी अगर वहीं से होता तब ये ठीक था, तब इसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन v टेंजेंट टू द सर्कल है, ओमेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, तो ये रिलेशन बिल्कुल भी सही रिलेशन नहीं है। तो ये वेक्टोरली ये रिलेशन गलत रिलेशन है। फिर सवाल ये सर क्या ये हम नहीं लिख सकते? नो, वी कैन नॉट राइट दिस बिकॉज इट्स अ रॉन्ग रिलेशन। सर फिर वेक्टोरली कैसे लिखेंगे इसको? वेक्टोरली इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे? देखो हम क्या करेंगे। वेक्टोरली इस रिलेशन को लिखने के लिए हमें थोड़ा सा वेक्टर्स पे जाना पड़ेगा। मैं आपको याद दिला दूं, देखो बेटा, ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये मेरे पास रेडियस है। मैं इस रेडियस को भी एक वेक्टर मान के चलूंगा और इसको मैं नाम दूंगा दैट यू आर रेडियस वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन कहां से डिफाइन की जाएगी? फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द सरफेस। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। याद रहे, ये रेडियस की डायरेक्शन है, ये v की डायरेक्शन है। तो मैंने दोनों को वेक्टर माना। किस किस को? r को भी वेक्टर माना और v को भी वेक्टर माना। अगर मैं v इज इक्वल टू r ओमेगा लिखूं तब आप जानते हो ये v ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस r को मैंने वेक्टर माना, रेडियस वेक्टर जिसको मैं बोलूंगा, ये ओमेगा भी ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तब अगर आप v इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड में ओमेगा लिखते हो तब आपको पता है कि दो वेक्टर्स के बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा। मतलब या तो हमें लिखना पड़ेगा v इज इक्वल टू r डॉट ओमेगा या r क्रॉस ओमेगा, लेकिन डॉट तो नहीं लिख सकते। क्यों बेटा? देखो वेक्टर्स के बीच में जरूरी या तो डॉट होना चाहिए या क्रॉस होना चाहिए। अब डॉट में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि ये स्केलर बनेगा, ये तो वेक्टर है, इसलिए क्रॉस लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सर हम r क्रॉस ओमेगा लिखेंगे या ओमेगा क्रॉस r लिखेंगे? बस यही टॉपिक है। वेक्टर रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए मैंने कहा दैट वी कैन नॉट राइट v इज इक्वल टू r ओमेगा एज v वेक्टर इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा वेक्टर। हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर r को हमने स्केलर माना, रेडियस को स्केलर माना, हम v इज इक्वल टू r ओमेगा ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि तब वेक्टर्स बताता है जो डायरेक्शन v की होगी वही डायरेक्शन ओमेगा की होगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं है। तो ये गलत रिलेशन है। अब हमने कहा कि हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको। हमने कहा कि हम r को भी एक वेक्टर मानेंगे, इसके डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे कहां से? सेंटर से लेके सरफेस तक। सो ऐसे इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इधर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इधर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इधर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इसका मतलब r भी वेक्टर बना, ओमेगा भी वेक्टर बना, और दो वेक्टर्स जो है वो ऐसे नहीं रह सकते। इनके बीच में जरूरी है या इनके बीच में डॉट होना चाहिए या क्रॉस होना चाहिए। अब डॉट तो नहीं रख सकते क्योंकि ये इसको स्केलर बनाएगा। किसको? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स राइज टू स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये तो वेक्टर है, इसे क्रॉस रखना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास जो एक्चुअल वेक्टर रिलेशन वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में होगी वो या तो v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा होनी चाहिए या v इज इक्वल ओमेगा क्रॉस r होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन सी होगी, यही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कौन सी रिलेशन होगी? क्या हम r क्रॉस ओमेगा डिफाइन करेंगे या ओमेगा क्रॉस r डिफाइन करेंगे? देखो, अगर r क्रॉस ओमेगा ने v की डायरेक्शन सही दी तब यही रिलेशन सही होगी। अगर ओमेगा क्रॉस r ने दी तब वही रिलेशन सही होगी। तो हम क्या देखेंगे?
हम इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखेंगे। अगर वो डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी होगी, अगर वो डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल रही अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अगर वो आर क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन जब हम निकालेंगे, अगर वो डायरेक्शन, अगर आर क्रॉस ओमेगा ने ही हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां से दी, तब यही रिलेशन लिखी जाएगी, अदरवाइज ये रिलेशन लिखी जाएगी। अब सवाल है सर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वो तो मैंने बताया है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल बताता है कि अगर आपके पास ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, ये दो वेक्टर्स है ए और बी, हाँ ये दो वेक्टर्स है ए और बी। अगर आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हो तो वो हम ऐसे निकालते, ए क्रॉस बी गिव्स यू सी। आप अपने राइट हैंड की फिंगर टिप्स को along the direction of first vector ऐसे रखो कि अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपको दूसरा वेक्टर हाथ में आना चाहिए, तब थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। अब देखो यहां पे हमें क्या क्या चाहिए? आर क्रॉस ओमेगा, ये ओमेगा है, हाँ ऐसे चल रहा है ये, तो आपको याद होगा ओमेगा कैसे होगा, ओमेगा ऐसे होगा आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। तो ये ओमेगा है, जिसको ये पता नहीं, वो पिछला लेक्चर देखे पहले, ये ओमेगा है, ये आर है, ये मेरे पास दोनों कॉन्सेप्ट्स है, ये ओमेगा है, ये आर है। मैं इनको आपके सामने लाता हूं, ये ओमेगा है, ये आर है। देखो अगर मैं, ये ओमेगा है, ये आर है, अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करता हूं, मैं देखता हूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां से निकलेगी। ये आर है, ये आर है, ये ओमेगा है, तो ऐसे रखना पड़ेगा मुझे, आर क्रॉस ओमेगा नीचे की तरफ, लेकिन वो तो ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है। जरा ओमेगा क्रॉस आर करो, ओमेगा क्रॉस आर ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि आर क्रॉस ओमेगा तो गलत होगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वो वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ देगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, तो यहां पे जो टेंजेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती, नीचे की तरफ आती, तब ये टेंजेंट नीचे की तरफ होता। मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी ली है, तो ये ऊपर की तरफ होगा। इसलिए जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट आर और ओमेगा का निकालूं, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट आर और ओमेगा का निकालूं या ओमेगा और आर का निकालूं, वो मुझे इसकी डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में देनी चाहिए। तो मैंने कहा ये आर है, ये आर है, ये ओमेगा है, तो आर क्रॉस ओमेगा नीचे की तरफ, ये गलत है, आर क्रॉस ओमेगा ऊपर की तरफ, ये वाला सही है, आर क्रॉस ओमेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर रिलेशन होगी हमारे पास, वेक्टर रिलेशंस होगी, वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी। तो आप नोट कर सकते हो वेक्टर रिलेशंस क्या होनी चाहिए। सो वेक्टर रिलेशंस हमें सिर्फ याद रखनी है। सो वेक्टर रिलेशंस क्या होगी इन सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन में वेक्टर रिलेशंस ये होगी, हमने क्या देखा, v इज इक्वल आर क्रॉस ओमेगा, ये ओमेगा क्रॉस आर, सॉरी v इज इक्वल आर क्रॉस ओमेगा था कि ओमेगा क्रॉस आर? ये देखो, ये आर है, ये ओमेगा है, सो आर क्रॉस ओमेगा था कि ओमेगा क्रॉस आर? आर क्रॉस ओमेगा नीचे की तरफ, ओमेगा क्रॉस आर ऊपर की तरफ, तो ओमेगा क्रॉस आर, पहले ओमेगा फिर आर। सो v इज इक्वल ओमेगा क्रॉस आर था। हमारे पास रिलेशंस ऐसी ही लिखी जाएगी। देखो हमारे पास x इज इक्वल टू आर थीटा है, अगर इसकी वेक्टर रिलेशन लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा x इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, कुछ ऐसा, ठीक है ना। हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, इसकी वेक्टर रिलेशन लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, एंगुलर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। हमारे पास रिलेशन है a is equal to r alpha, where alpha is angular acceleration and a is linear acceleration, तो लिखा जाए तो a is equal to r alpha या a हम लिखेंगे अल्फा क्रॉस r, ठीक है ना, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तीनों रिलेशंस जो है ये डिफाइन करेगी वेक्टर रिलेशंस फॉर सर्कुलर मोशन। अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके लिए हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
सेंट्रीपिटल फोर्स हम डिफाइन करेंगे, और हम और एक एक्सेलरेशन भी वहां पढ़ेंगे, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो हमारा अगला लेक्चर होगा, और हमारा जो वो क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर मोशन जो है वो खत्म हो जाएगा।